आखिर ये G7 ग्रुप ऑफ सेवन क्या है? क्या ये ग्रुप यूक्रेन और रूस, हमास और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, इसे रुकवा सकता है? अभी चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि दुनिया के 7 सबसे अमीर मुल्कों के नेता इस समय इटली में मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं? इटली में। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को इटली देखने को मिलेगा और ये नेता इस बात का फैसला करेंगे कि यूक्रेन और गाजा की जंग को कैसे रोका जाए। G7 शिखर सम्मेलन में अफ्रीका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के नेता भी शामिल होंगे और वे विकासशील देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर विचार भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर G7 है क्या। G7 यानी कि ग्रुप 7 की बात हो रही है। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की तथाकथित 7 अत्याधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की एक संस्था है जिसका ग्लोबल ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम पर दबदबा है। और इसकी अगर स्थापना की पूछे, डेट अगर आपसे पूछे, तो आप लोग 1975 लगा देना, ठीक है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? कनाडा देखने को मिलेगा, फ्रांस देखने को मिलेगा, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। रूस को भी 1998 में इस गुट में शामिल किया गया था, तब इसका नाम G8 हो गया था। पर साल 2014 में रूस के क्राइमिया पर कब्जे के बाद उसे इस गुट से निकाल दिया गया था। और एक बड़ी इकोनॉमी और दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद चीन कभी भी इस गुट का हिस्सा नहीं रहा है। देखिए, चाइना आपको देखने को मिल रहा है, ये रूस आपको देखने को मिल रहा है, ये यूक्रेन देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है, ये अरब सागर, लाल सागर आपको देखने को मिलेगा, ये अदन की खाड़ी है, ये अरब सागर देखने को मिलेगा। चीन में प्रति व्यक्ति आय इन 7 देशों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए चीन को एक एडवांस इकोनॉमी नहीं माना जाता है। लेकिन चीन और अन्य विकासशील देश G20 समूह में है, G20 के मेंबर हैं। आप कहोगे कि G20 आखिर क्या है, ग्रुप ऑफ 20 क्या है? मुझे लगता है कि अब इसमें 21 सदस्य शामिल हो गए, तो G21 भी कहें ना तो गलत नहीं होगा। G20 की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, और इसके में आप देखेंगे 21 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 21 मेंबर हैं। और इसमें अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक साथ लाना G20 का उद्देश्य है। यूरोपीय संघ भी G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके अधिकारी G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलनों में शामिल होते हैं। पूरे साल G7 देशों के मंत्री और अधिकारी बैठकें करते हैं और समझौते तैयार करते हैं और वैश्विक घटनाओं पर साझे वक्तव्य भी जारी करते हैं। और इस साल G7 की अध्यक्षता इटली कर रहा है। तो शिखर सम्मेलन के लिए इटली का एजेंडा क्या है? तो इस साल G7 की समिट 13 से 15 जून के बीच इटली अपूलिया में हो रही है। अक्टूबर 2022 में सत्ता संभालने के बाद इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी पहली बार किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फोरम की मेजबानी कर रही हैं। यूक्रेन और गाजा में युद्ध के अलावा इटली चाहता कि अफ्रीका और माइग्रेशन के मुद्दे पर भी बात हो, और साथ ही आर्थिक सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर सहयोग का मुद्दा भी उठाया जाए। G7 के नेता गाजा और यूक्रेन पर क्या कर सकते हैं? तो G7 देशों ने पहले ही रूस की अर्थव्यवस्था पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन देशों ने रूस को इंटरनेशनल कॉमर्स और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। G7 और यूरोपीय संघ ने रूस के 325 अरब डॉलर की परिसंपत्तियां फ्रीज कर दी हैं और ये सारा धन इन 7 देशों में जमा था। इनमें रूस के सेंट्रल बैंक द्वारा जमा किए गए फॉरेन रिजर्व विदेशी मुद्रा भी शामिल है। अब G7 देश एक योजना पर काम कर रहे हैं जिसके तहत इस भारी भरकम रकम से मिलने वाला ब्याज को यूक्रेन को बतौर ऋण दिया गया। और एक खबर भी आ गई, और ब्याज की एक रकम अब तक करीब 50 अरब डॉलर हो चुकी है। और 3 जून को G7 देशों के नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की गाजा में युद्ध रोकने की प्लान को भी हरी झंडी दे दी है। बाइडेन ने इजराइल और हमास के बीच तुरंत युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। इस शांति प्रस्ताव में सभी बंधकों की रिहाई और गाजा को सहायता में बढ़ोतरी भी शामिल है। बाइडेन के प्रस्ताव में ऐसा शांति समझौता है जो इजराइल की सुरक्षा और गाजा के लोगों की हिफाजत की गारंटी बन सके।
विकासशील देशों के साथ कैसे काम करता है G7? तो इटली का कहना है कि G7 समिट के लिए विकसित देशों और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ रिश्ते एजेंडे के केंद्र में होंगे और वो सहयोग और आपसी फायदे की साझेदारी पर आधारित मॉडल बनाने के लिए काम करेगा। और शिखर सम्मेलन के लिए इटली ने अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत प्रशांत क्षेत्र के 12 विकासशील देशों के नेताओं को आमंत्रण दिया है। जियोर्जिया मेलोनी की सरकार के मेटेई प्लान के तहत इटली कई अफ्रीकी देशों को 5.5 अरब यूरो का कर्ज और आर्थिक सहायता देने जा रहा है। इटली की इस योजना का मकसद इन अफ्रीकी देशों की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद देना है। योजना से इटली को ऊर्जा सेक्टर में खुद को ऐसी महत्वपूर्ण देश के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी जो अफ्रीका और यूरोप के बीच गैस और हाइड्रोजन की पाइपलाइन बना सकता है। हालांकि कई विश्लेषकों को यह संदेह भी है कि इटली मेट्टेई प्लान की आड़ लेकर अफ्रीका से होने वाले प्रवासन को जा रहा है और इस योजना के लिए इटली अन्य देशों से भी वित्तीय योगदान देने की अपील कर रहा है। और आर्थिक सुरक्षा और एआई से जुड़ी जोखिम से G7 कैसे निपट सकता है? इसमें G7 के अध्यक्ष के रूप में जापान ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा के लिए योजना बनाने पर जोर दिया था और इसके लिए G7 देशों ने एक ऐसा समझौता किया जिसका मकसद चीन और रूस जैसे देशों को अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल दूसरे देशों पर अपनी मर्जी थोपने से रोकना था। दिसंबर 2023 में इटली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग हो गया और चीन इस परियोजना की मदद से दुनिया भर में अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बंदरगाह और ट्रांसपोर्ट रूट का विस्तार कर रहा है। जियोर्जिया मेलोनी ने कहा कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इटली का शामिल होना एक गलती थी। अमेरिका ने चीन की इस परियोजना को कर्ज देकर अपने जाल में फंसाने की कूटनीति कर दिया है और ये माना जा रहा है कि इटली में होने वाले समिट में आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे पर और G7 देशों के नेताओं से और कदम उठाने के लिए अमेरिका भी तैयार है। जापान में हुए साल 2023 के समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा का मुद्दा भी उठा था और इसका नतीजा हिरोशिमा एआई प्रोसेस के रूप में निकला और जिसका मकसद दुनिया भर में सुरक्षित और भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना था। हालांकि ये तमाम कोशिशें G7 देशों का अपनी तरफ से उठाए कदमों का महज हिस्सा भर थी और इस बार की बैठक में मुमकिन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा को लेकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे पर बात आगे बढ़े और यूरोपीय संघ और अमेरिकी राष्ट्रीय के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून को स्वीकार कर लिया जाए। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है। अब कृत्रिम तरीके से आप देखते इंसान जैसी बुद्धि बनाने की बात हो रही है। क्या G7 के पास कोई ताकत है? ये भी जान लीजिए। G7 देशों का कोई समूह कोई कानून नहीं बना सकता है, लेकिन अतीत में इस ग्रुप के कुछ फैसले का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा गया है। उदाहरण के लिए G7 देशों ने साल 2002 में मलेरिया और इस एड्स के खिलाफ लड़ाई में एक ग्लोबल फंड को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 2021 में जब ब्रिटेन में G7 देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला था तो उससे पहले G7 के वित्त मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक टैक्स देना चाहिए और G7 देश विकासशील देशों को वित्तीय मदद पहुंचाते रहे और इस संगठन ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। और बाकी आप देखते हैं कि क्या होता है। ये तो युद्ध रुकता है या नहीं रुकता है, लेकिन प्रस्ताव लाए जा रहे हैं और यूक्रेन रूस की लड़ाई में यूक्रेन को मदद देने की बात हो रही है। जो रूस की संपत्ति जब्त की जा रही है उससे ऋण देने की बात हो रही है, किसे? यूक्रेन को। और बाकी आप देखिए जो बाइडन की तरफ से गाजा में युद्ध रोकने के लिए शांति प्रस्ताव लाया गया। अब इस पर कितनी सहमति बनती है, क्या बनता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस तरह से G7 की यही कहानी है।